ओके जी, दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द ग्लूकोमा वीडियो। मेरा इरादा था 2 ही वीडियो में कवर करूँ, लेकिन यार मेरे मोबाइल की ऑलरेडी इतना डाटा पड़ा हुआ है, वो स्टोरेज फुल हो जाती है। एनीवेज़ अभी मैंने काफ़ी चीज़ें डिलीट की हैं, तो अभी हम ना लास्ट वीडियो में कर रहे थे कि हमने बीटा ब्लॉकर जो देनी है ना ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर, ठीक है, उसका क्या रोल है, किस वक्त देनी है, ये नहीं कैसे उठा के दे देनी है, कुछ आपको फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या था, मैंने कहा था कि ये बीटा ब्लॉकर ना सिलरी जो मसल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और जो सिलरी बॉडी के साथ अटैच हैं ये वाले मसल, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंस पड़ा था, इसके साथ सिलरी मसल लगे हुए थे, इनके एक्टिव मैकेनिज़्म को बीटा ब्लॉकर जो है ना वो इनहिबिट कर देता है, सही, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ से फिर जो है सिलरी बॉडी से जो प्रोडक्शन है ना एक्वस ह्यूमर की वो रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इस तरह जो है रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर भी जो है ना वो दो तरह की होती हैं। वो कहते हैं या हमारे पास हो सकता है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है, या हमारे पास हो सकता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। सिलेक्टिव की अगर बात करें तो आपने ब्यूटैक्सोल जो है ना, ब्यूटैक्सोलॉल, ठीक है, ये पढ़ा होगा, और नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास टीमालोल था, ठीक है। अब ये एंटी ग्लूक जितनी भी एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग्स हैं ना, उनमें से सबसे जो है ना वीकर वाला ये ब्यूटाक्सोल है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं सिलेक्टिव बीटा 1 ये ब्लॉकर है। आपने अगर वो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट याद किया हो ना फार्माकोलॉजी का, उसके अंदर वो सारा बता है। नॉन सिलेक्टिव में ना, ठीक है, ये टीमालोल होता है, लेकिन टीमालोल क्या है, आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। आप देखो हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। अगर तो मरीज़ को एज़मा है, ठीक है, या फिर COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी कोई डिजीज़ है, ठीक है, या फिर उसको कोई कार्डिक इशू है, हार्ट का इशू, तो कभी भी टीमालोल आपने नहीं देनी, सही है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ये या फिर अगर जो है ना वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक है ना पेशेंट की, तब भी आपने बीटा ब्लॉकर नहीं लेनी, क्योंकि इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसकी जगह फिर आपने क्या देनी है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिस तरह हमारे पास होती है ना एपिनेफ्रीन, वो आप फिर इसको दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास सिस्टेमिक जो है ना वो एक्ट करती है। देखो हमारे पास जो है ना वो हर चीज़ का जो है ना वो अल्टरनेट ड्रग्स तो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, अब एड्रेनर्जिक जो है ना वो एगोनिस्ट जो है ना वो दे दें, जिसके अंदर हमारे पास है एपिनेफ्रीन। ये क्या करेगी, सिस्टेमिक इफेक्ट इसका ज़्यादा, इसने क्या करना है, अल्फा 1 जो है ना वो रिसेप्टर उसको जो है ना स्टिमुलेट करना है, जिसकी हमारे पास क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है ना उसका रेज्ड होगा, ठीक है, हार्ट रेट उसका जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास वो टेकीकार्डिया करवा देती है। लेकिन जो देखो ना, ये भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होंगे, BP, हार्ट रेट और ये भी ज़्यादा, इसलिए एहतियात के तौर पे आपने बीटा 2 भी जो है ना वो अगर हम दमा का मरीज़ है ना, तो उसको अगर आपने बीटा 2 दे दिया ना, तो उसने क्या करवा देनी है, देखो उसने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से बड़े एहतियात से देने। अगर मरीज़ को दमा है तो हमने जो है ना वो बीटा ब्लॉकर की जगह जो है ना ये वाली इसको स्किप करके जो है ना ये दे सकते हैं अगर मरीज़ को दमा है। लेकिन इसके साथ वो कह रहा है कि वो हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, बड़े एहतियात से देनी होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने कहा था कि हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी हमने वो फार्माकोलॉजी वाले में पढ़ा था। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ना वो इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके अंदर ना मतलब वो इसका काम भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है कि ये कम करेगा। ड्रग का नाम ड्रोजोलामाइड के नाम से जो है ना वो ड्रग आपके पास आती है। फिर हमने कहा कि हमारे पास उसी टेबल के अंदर था प्रोस्टाग्लैंडिन A2 वाले, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर प्राइमरी ओपन ग्लाइकोमा, ये MCQ आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन A2, इसके अंदर जो है ना ये क्या करते हैं बेसिकली, इसने फ्लो को इंक्रीज़ करवाना, आउट फ्लो को जो है ना बेसिकली ये इंक्रीज़ करवा देती है एक्वस ह्यूमर के आउट फ्लो को, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो ड्रग का नाम है लेटेनोप्रोस्ट के नाम से ड्रग आती है, ठीक है। तो इसका वो फार्मूला है लेटेनोप्रोस्ट का। कहाँ से इसने आउटफ्लो को इंक्रीज़ करना, वही बात है, यूवियो स्क्लेरल जो पाथवे होता है ना हमारा, वहाँ से इसने प्रोस्टाग्लैंडिन A2 ने आउटफ्लो को इंक्रीज़ करवा देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ उसने दूसरी ड्रग्स के नाम भी लिखे हुए, मैं भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है ना वो प्रॉपर शुरू करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास आउटफ्लो को जो
इंक्रीज़ करवाने वाली ड्रग हैं, उनके अंदर हमारे पास है पाइलोकार्पिन, ठीक है, जो क्या करता है हमारे पास बेसिकली ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है ना नेटवर्क, उसके ऊपर एक्ट करके जो है ना आउटफ्लो को इंक्रीज़ करवाएगा। या फिर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होते हैं, जो कि हमारे पास यूवियोस्क्लेरल जो हमारे पास पाथवे है ना, उनके अंदर जो है ना वो जाके सारा ये ट्रेबेकुलर के ऊपर एक्ट करती है पाइलो वाला, या कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूवियो सेक्रल पाथवे के ऊपर इसने एक्ट करके अपना काम करना होता है। एक आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास कार्डिक मरीज़ आ गया ना, उसको दिन के वक्त जो है ना हमेशा बीटा ब्लॉकर यूज़ करवानी है, रात के वक्त कभी भी इसको बीटा ब्लॉकर यूज़ करने का नहीं कहना, वरना रात को जो है ना उसको मसला हो सकता है, वो सोए सोए जो है ना उसकी जो है ना वो सारी वैसे ब्लॉकेज हो जाएगी एयरवे भी, और वो सारे का सारा तो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है ना वो ग्लूकोमा के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन था प्राइमरी, फिर सेकेंडरी था, सेकेंडरी के अंदर भी फिर हमारे पास सेकेंडरी ओपन और क्लोज्ड आ जाएगा, कंजेनिटल है और नॉर्मल है। ठीक है, अगर तो हम फिर जो MCQs आता है ना आपका पेट MCQs, अब मैं आपको बताने लगा हूँ तो वो लिख लेना कहीं पे कि हमारे पास जो मायोपिया कहाँ किस केसेस के अंदर होता है और हाइपरमेट्रोपिया किस केसेस में होता है। मायोपिया होता है जी हमारे पास ओपन एंगल ग्लूकोमा, हमने ओपन एंगल सारा पढ़ लिया, उसके अंदर हमने बताया था कि वो मायोपिया होता है, मतलब वो वाइट बोर्ड नहीं देख सकेगा लेकिन किताब को आराम से पढ़ लेता है। हाइपरमेट्रोपिया किसके अंदर होता है, क्लोज्ड एंगल के अंदर। तो ये MCQs आपने याद रखना है। ठीक है, जो बंदा हाइपर होता है उसको हमेशा जेल में बंद कर देते हैं, वो उसको क्लोज होता है। फिर भी ना याद रहे तो ये वाला निमोनिक याद कर लेना, आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ प्राइमरी एंगल के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर आपका कोई भी MCQs गलत नहीं होगा बुक के हिसाब से, क्योंकि चलना फिर लोग कहते हैं कि बुक से भी एक दफ़ा रीड करवाते हैं, यार इतना जो मैंने बता दिया फिर बुक के अंदर जो है ना वो फिर देखो हमने प्राइमरी ग्लूकोमा के अंदर पढ़ा था ना प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, ये बेसिकली एक तो हमारे पास होता है बाईलेटरल, दोनों तरफ होगा। नंबर सेकंड में हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो 21 mm ऑफ Hg से रेज्ड होगा। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क की जो है ना वो हमारे पास था डिफेक्ट था विजन डिफेक्ट से। ठीक है, और एंगल जो है ना वो हमारे पास क्लोज्ड है ना, तो हमारे पास एंगल भी जो है ना वो क्लोज्ड होगा। 1000 में से वो कह रहा है कि एक जो है ना मतलब 12.5 इसकी रेशियो है लोगों के अंदर, 1000 लोगों में से एक लोगों को होता है। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, जिन लोगों की आंखें जो है ना वो छोटी छोटी हो चुन्नी चुन्नी आंखों वाले, जिस तरह चाइनी होते हैं, उनके अंदर मोस्टली जो है ना वो देखा गया है। ठीक है, जिनकी आंखें पहले से ही छोटी हों। ठीक है, तो स्मॉल आइज़ जो है ना इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वो कह रहा है कि ये छोटी आइज़ जो है ना वो हमारे पास क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के लिए। एनाटॉमिकल फैक्टर और जनरल फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनाटॉमिकल फैक्टर और यहाँ पे हमारे पास लिखता हूँ जनरल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो ना जो एनाटॉमिकल फैक्टर है ना उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज्ड एक्सियल लेंथ के बारे में। ठीक है, डिक्रीज्ड आई की एक्सियल लेंथ, वही मैं कह रहा हूँ चुनिए आंखों वाले, तो डिक्रीज आई की एक्सियल लेंथ जिनके अंदर कम होती, साथ में कॉर्नियल डायमीटर जो है ना वो जिनके अंदर कम हो, कॉर्नियल डायमीटर कम हो उनके अंदर क्लोज एंगल मोस्टली होता है। लेंस और आइरस का जो है ना वो डायाफ्राम वो एंटीरियरली अगर प्रेजेंट हो, लेंस और आइरस का जो डायाफ्राम है ना वो हमारे पास एंटीरियरली आगे की तरफ ज़्यादा बल्ज हो। ठीक है, फिर हमारे पास वो कह रहा है एंटीरियर चैम्बर जो है ना वो एंगल बाय बर्थ भी पैदाइशी तौर पर, और रिफ्रैक्टिव एरर में हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, जो वो पेशेंट जो हाइपरमेट्रोपिया के, मैंने कहा था ना जो हाइपर होती है उनको हम क्लोज कर देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट के अंदर आपने क्लोज लिखना है। जनरल फैक्टर क्या है, एज हो सकती है। ठीक है, जेंडर में वो कह रहा है कि फ़ीमेल के अंदर प्राइमरी क्लोज एंगल ज़्यादा होता है। जो नर्वस लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, मेड्रेसिस रहती है, प्यूपल डायलिटेशन रहती है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं सिंपैथेटिक जो है ना वो स्टिमुलाई की वजह से हमारे पास क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है। बाकी कह रहा है कुछ जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर भी, मतलब जिस तरह चाइनीज़ लोग हैं ना चुनी आंखों वाले, तो उनके अंदर जो है ना वो ये जनरल फैक्टर्स आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि स्टेजेस क्या क्या हैं हमारे पास, तो स्टेजेस को मैं यहाँ पे आपके जैसे डिस्कस कर देता हूँ, बस टाइम हमने बचाना है, हम मुझे भी जल्दी है आपको भी, तो इंशाल्लाह इसको जो है ना बेस्ट वे में कवर करते हैं। देखो अब हमारे पास जो है ना वो स्टेजेस है प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास होता है लेटेंट स्टेज, नंबर 1 पे लेटेंट स्टेज, नंबर 2 पे हमारे पास कह रहा है सब एक्यूट स्टेज होती है, नंबर 3 पे हमारे पास होती है एक्यूट स्टेज,
नंबर 4 पे हमारे पास होती है क्रोनिक स्टेज, और हमारे पास नंबर 5 पे होती है एब्सोल्यूट स्टेज। क्या होता है इन सब के अंदर फ़र्क? नाम से ही कुछ ना कुछ आपको ज़ाहिर हो रहा होगा। लेटेंट स्टेज के अंदर वो कह रहा है हमारे पास, या इसको हम कहते हैं प्राइमरी सुपरेटिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? सिम्पटम्स फ्री स्टेज है। इसके अंदर कोई भी बंदे को सिम्पटम्स नहीं आती, मतलब अभी जो है ना वो शुरुआत हो रही होती है। सब एक्यूट के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल माइड्रेसिस हो जाती है, ठीक है। मिड्रेसिस मतलब प्यूपिल की डायलिटेशन, साथ में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होता है, और विजन जो है ना हमारे पास ब्लर होती है, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास क्या होता है? एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में हमारे पास सडन ऑनसेट होता है, अचानक से, ठीक है। साथ में उसको हेडेक होना शुरू हो जाती है, साथ में विजन लॉस हो जाती है, और ये एक एमरजेंसी, एक्यूट है तो ये हमारे पास एमरजेंसी कंडीशन है, मरीज़ को फ़ौरन लेके जाना पड़ता है। क्रोनिक में हमारे पास कोई पुराना केस चल रहा है, और एब्सोल्यूट के अंदर बिल्कुल ही विजन उसकी ख़त्म हो जाती है। तो बस ये बातें लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास मोर देन इनफ होगा, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे। अब अगर इसको और क्या है इसके अंदर, अगर वो कह रहे हैं हाँ लेटेंट स्टेज की, यहीं पे मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। एक तो हमने कहा कि ये सिम्टम्स फ्री होती है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब करीब होता है, एंटीरियर चैम्बर की जो है ना वो डेप्थ थोड़ी सी कम हो जाती है, और हमारे पास वो कह रहा है कि अगर हमने इसको ट्रीट ना किया इस स्टेज के ऊपर, अगर हमने डिटेक्ट ना किया, अच्छा ही सर्जन वही है जो पहले ट्रीट कर ले। अगर इसको यहाँ पे हमने ना किया तो ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? सब एक्यूट के अंदर, ठीक है। फिर वो एक्यूट जो है ना वो उसके अंदर कन्वर्ट होगी, फिर वो हमारे पास एट दी एंड एब्सोल्यूट क्रोनिक, और उसके बाद एब्सोल्यूट के अंदर इसने कन्वर्ट हो जाना है। तो ये एक चेन चल जाती है इसकी, वो बताना चाह रहा है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? आयरोडोडेक्टमी कर देनी है, लेज़र्स के ज़रिए आयरोडोडेक्टमी कर देनी है। होल आपने क्रिएट करना है, ठीक है। जहाँ पे आपका जो है ना वो आयरस वाली एरिया है ना, ये हमारे पास होगी ना, ये सिलरी बॉडी, यहाँ पे आयरस है, तो आयरस वाली लेवल पे आपने एक होल क्रिएट करना है जिसे हम कहते हैं आयरोडेक्टमी, ताकि जो पानी है वो आराम से जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ से निकल के आगे आ जाए, ठीक है। तो यही है एक तरह की सर्जरी है। फिर सब एक्यूट के बारे में उसने जो ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इसमें ब्लर विजन होती है, हेलुसिनेशन है, ठीक है। बल्ब रोशनी को ना वो माइल्ड आई पेन के साथ आता है। फिजियोलॉजिकल उसने कहा है मेड्रेसिस इसके अंदर जो है ना बड़ी कॉमन है। जिन लोगों को ड्यू टू डिम लाइट रीडिंग जो करते हैं ना, देखो जब आपने रीडिंग करनी है डिम लाइट में आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है, तो मैं कह सकता हूँ कि फिजियोलॉजिकल मेड्रेसिस इसकी बड़ी वजह है, सब एक्यूट की है फिजियोलॉजिकल मेड्रेसिस, जिसके अंदर प्यूपल डायलेट हो जाता है। फिर हमारे पास स्ट्रेस अगर आई के ऊपर हो, या फिर उसने एपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना, उसकी वजह से मेड्रेसिस हो जाती है। तो मेड्रेसिस जो है ना बड़ी वजह है वो सब एक्यूट की। इसके अंदर जो है ना वो आयरस और लेंस स्ट्रेस की वजह से यहाँ उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे देखो ना हमारे पास ये सारा आयरस है, ठीक है, और यहाँ पे लेंस है। जब मैं मेड्रेसिस करूँगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ लेंस के साथ टकराना शुरू कर देगा। तो लेंस और आयरस के दरमियान बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ से जो है ना वो जो है ना वो नहीं जा पाएगा आगे फ्लूइड। जब वो सोएगा तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा रेज होगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको लिख के, बल्कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन सिंपल वर्ड वो कहना चाह रहा है कि मेड्रेसिस किस तरह जो है ना वो सब एक्यूट करते हैं। मेड्रेसिस में वो कह रहा है कि हमने क्या किया, आंखें फाड़ी हैं, प्यूपल को डायलेट किया। इन सिंपल वर्ड समझा रहा, प्यूपल हमारे पास डायलेट हो गया। प्यूपल डायलेट होगा तो वो टिल्ट करेगा बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। ये आयरस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है। तो हमारे पास इनके दरमियान जो है ना वो प्यूपल है। तो जब प्यूपल डायलेट होगा तो ये पीछे की तरफ टिल्ट करके बैकवर्ड जो है ना उसके साथ जाके लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, प्यूपिलरी जो है ना वो हमारे पास ब्लॉकेज हो जाएगी। जब प्यूपिलरी ब्लॉकेज हो जाएगी तो हमारे पास एक्वस ड्रेनेज नहीं होगी। हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड वहाँ पे अकामुलेटेड हो जाएगा। प्रेशर ऑन दी आयरस, इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो आयरस जो है ना वो यूं बल्ज आउट करके आगे की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आयरस जो है ना वो बॉन्डेड की फॉर्म में आपको वगैरह होगा। हद से ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से ना कभी कभार ये होता है कि आयरस ये इतना बल्ज आगे हो जाता है कि ये हमारे पास जो कॉर्निया है ना इसके साथ वो कहता है बॉन्ड करवा लेता है। तो इसके हम कहते हैं
क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि यहाँ पे सारी कैनाल ऑफ स्केलम थी ना, वो सारी क्योंकि इसके साथ बॉन्डिंग हो गई है, तो वहाँ कैनाल ऑफ स्केलम हर चीज़ बंद, पक्का बंद हो गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसको डबल विजन होगी, हेलुसिनेशन होगी और पेन भी होगी। अब वो स्टडी छोड़ के जब सोएगा, मायोसिस होगी, तो तब ही जो है ना वो नॉर्मल होगी। जब वो आंखें बंद करेगा तो ये प्यूपल अपनी जगह पे नॉर्मल लाएगा, आयरस पीछे जाएगा और तभी जाके जो है ना कुछ नॉर्मल होगा। क्या डॉक्टर साहब मैं जो सोना हुआ ना तो मेरी अख ठीक हो जाती, लेकिन जो उठता हुआ मैं पढ़ता हुआ तो फिर मैंने दर्द होना शुरू हो जाती है। सब एक्यूट या इसको इंटरमीडिएट स्टेज कहती हैं। ठीक है, मरीज़ 1 से 2 घंटे आराम करने के बाद खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देखा गया कि 40 से 45 mm ऑफ एच जी तक जो है ना वो चला जाता है, जो कि बहुत ही ख़राब काम है। हम 21 हमारे पास नॉर्मल था, उसका डबल चला जाता है इतना वो। ठीक है, गोनोस्कोपी करेंगे तो हमारे पास वो टेस्ट जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, उसको आपको पता चल जाएगा। तो ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है ऐसे पेशेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने 2% जो है ना वो हमारे पास पाइलोकार्पेन जो है ना वो आपने दे देनी है, जो कि हमारे पास प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन कराएगी और माइड्रोसिस को मियोसिस के अंदर ले आएगी। ठीक है, पाइलोकार्पेन आपने लेनी है। नंबर 2 पे अगर ना ठीक हो तो एरोडक्टमी कर देंगे, मतलब वहाँ पे एक सुराख निकाल देंगे, तो आपको आयरस के ज़रिए जो है ना वो सारे का सारा फ्लूइड आता जाएगा। नंबर 3 पे हमने हमारे पास ये था, अभी तक सब एक्यूट की हमने बात की है। ठीक है, नंबर 3 पे अब है हमारे पास एक्यूट के अंदर वो कह रहा है कि ये सडन सीवियर रेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। यहाँ पे आ जाओ, मैं बस इसको जल्दी से कवर कर रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्यूट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास सडन सीवियर पेन होता है जिसके अंदर रेज्ड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, और ये एक एक्यूट है ना, तो ये एक हमारे पास एमरजेंसी कंडीशन होती है, फ़ौरन मरीज़ को अस्पताल ले जाना। पैथोजेनेसिस क्या, इसके अंदर भी सेम वही है, मेड्रेसिस जो है ना प्यूपल डायलिटेशन की वजह से हमारे पास पिपिलरी जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाता है। आयरस का हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इस्कीमिया ऑफ द आयरस हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो हमारे पास रिलीज़ होती है, जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कॉज करवा देंगे। ठीक है, जब आयरस का इस्कीमिया होगा ना तो वहाँ पे जो है ना वो टप जहाँ पे इस्कीमिया होगा वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे। वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द आयरस जो हमारे पास लटक रही हैं रस्सियाँ, जिन्हें मैं आयरस को रस्सियाँ बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये जो है ना रस्सी, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास बेसिकली वो यूवीआइटिस, रेडनेस और एडिमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है ना, तो रेडनेस के साथ मोस्टली एक्यूट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट करेगा। सिम्टम्स क्या है, एक्यूट सडन ऑनसेट ऑफ द पेन, सवेयर जो है ना उसको अचानक से पेन आँखों में आएगी। 6/60 उसकी जो है ना वो विजन होगी, ख़राब होगी, जो कि नोज़िया साथ होगा, साथ में उसको वोमिटिंग होगी। रेड आई इसका बड़ा है एक्यूट की निशानी है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग जो हुई है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि फोटोफोबिक जो है ना वो हमारे पास मतलब लाइट जो ही पड़ेगी वो आंखें बिल्कुल चिपक लेगा। वाटरी आई, आंखों से हमारे पास जो है ना वो पानी आएगा, और 50% जो है ना वो उनकी हिस्ट्री होती है पहले से, ग्लूकोमा की हिस्ट्री उनको होती है कि हमारे पास पहले भी ना इसी तरह की प्रेशर होती है। ठीक है, तो मरीज़ अगर एमरजेंसी में आ जाए आपके पास, ठीक है, क्लिनिकल सिनेरियो होता है, मरीज़ आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, एमरजेंसी मरीज़ आ गया, एक्यूट सडन पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, वाटरिंग, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, रेडनेस है। ठीक है, और साथ में ग्लूकोमा है, तो कौन सी स्टेज के ऊपर वो होगा, तो आपने कहना है सर ये एक्यूट स्टेज के ऊपर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, आपको बताया। ठीक है, साइन यही है कि विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी, ज़ाहिर बात है, और इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, 70 mm ऑफ एच जी तक, 70 तक। 21 हमारा नॉर्मल है, तो खुद गैस करो 70 कितना सवेयर होगा। ठीक है, रेड कंजेस्टेड हाइप्रीमिक आई इसके साथ पेशेंट आता है। कंजक्टिवा आप देखेंगे रेड होगा, कंजेस्टेड होगा, वो भी हाइप्रीमिक होगा। सिलरी कंजेशन ऑन दी लिम्बस होगी, सिलरी की कंजेशन होगी, साथ में वो कह रहा है कि कॉर्निया जो है ना वो हमारे पास क्लाउडी होगा, जिस तरह मोतिया होता है ना कैटरेक्ट का, सेम वैसे ही आपको कॉर्निया जो है ना वो क्लाउडी होगा। एडिमा उसके अंदर बहुत सीवियर होगा, साथ में इन्फ्लेमेशन होगी। शैलो एंटीरियर चैम्बर होगा, शैलो एंटीरियर जो हमारे पास जो है ना वो चैम्बर होगा, साथ में प्यूपल जो है ना वो ओवर डायलेट कर गया होगा। प्यूपल जब देखेंगे तो आपको ओवर डायलेटेड प्यूपल होगा। लेंस की ओपेसिटी सीन होगी। फंडोस्कोपी पे आपको ऑप्टिक डिस्क लेवल के ऊपर वो कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब आप ऐसे पेशेंट की फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको ऑप्टिक डिस्क के लेवल के ऊपर डिटोरिएशन मिलेगी, मतलब वो अपनी नॉर्मल जगह से आगे पीछे हिली होगी। गाइनोस्कोपी के अंदर एंगल जो है ना वो क्लोजर जो है ना वो आपको सीन दिख जाएगा गाइनोस्कोपी के टेस्ट के ऊपर। ठीक है, डायग्नोस्टिक यही है, आपने वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज मिलेगा, हेजी क्लाउडी आपको कॉर्निया मिलेगा, शैलो एंटीरियर चैम्बर, डायलेटेड प्यूपल, अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट, डैमेज ऑप्टिक डिस्क और विजुअल एक्विटी लॉस। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, मरीज़ तो आपके पास एमरजेंसी में आ गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं स्टेथोस्कोप लगा के,
बल्कि स्टेथोस्कोप की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती आई की, लेकिन आप जो है ना वो डॉक्टर साहब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सीरियस ट्रीटमेंट है आपके मेडिकल में। एक्यूट अटैक को जो है ना वो आप देखेंगे तो हमने कहा कि यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया 70 mm ऑफ जी। सबसे पहले आपने जो है ना वो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देनी है, साथ में आपने टॉपिकल ट्रीटमेंट देनी है, ताकि सबसे पहले तो यही 70 mmG का जो है ना इसको रिड्यूस करना है, ताकि एडिमा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और अस्कीमिया ना हो बंदे को, ठीक है। ये टॉपिकल और सिस्टेमिक देनी है। साथ में आपने प्रिवेंट करना है फर्दर अटैक, ठीक है, दूसरे अटैक से उसको बचाना है। तो गाइनोस्कोपी जो है ना वो 7 कर लो, आपको पता चल जाएगा कितनी है। नंबर 3 पे 7 वाली आई बचानी है, प्रिवेंट फेलो आई, जो उसके 7 वाली आँख है ना उसको भी लाजमी बचाना है, ठीक है। तो 7 वाली आँख को बचाने के लिए हमने क्या करेंगे, इसी आँख की जो है ना एरोडेक्टमी और ट्रेबिकुलेक्टमी अगर ज़रूरत है तो वो हम कर लेंगे, तो मतलब वो लेज़र के ज़रिए जो भी आपने करना है तो आपका सारा हो जाएगा। अच्छा, जो मेडिकल और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट इसके अंदर वो कह रहे हैं कि MAG मैग एक निमोनिक है, मतलब आप मैनिटोल दे सकते हैं, एसिटाजोलोमाइड दे सकते हैं, जिसके अंदर ये क्या है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अगर आपको फार्माकोलॉजी आती है तो आपके ये फिंगर टिप्स में होंगे। और जी से हमारे पास क्या आती है, ग्लिसरॉल जो है ना ये आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज अब इनहिबिटर है, ये फ्लो वगैरह को जो है ना वो बढ़ाएगा और वहाँ पे इनहिबिशन कर देगा। IV आपने दे देनी है 500 मिलीग्राम, ठीक है, या 250 मिलीग्राम ओरली हर 6 घंटे के बाद आपको देनी पड़ती है। ये तब तक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 40 से कम ना हो जाए, आपने ये चलाई रखनी है, चलाई रखनी है, चलाई रखनी है, ठीक है। जैसे ही वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस होगा तो हमारे पास जो है ना वो पेशेंट अच्छा फील करेगा। साथ में आपने हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स दे देने हैं जो कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात कर देता हूँ मैं कि वो कह रहा है कि हमने साथ ही इसको क्या दे देनी है, हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स दे देनी हैं जो कि हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। ब्लड और विट्रस ह्यूमर के दरमियान एक बैलेंस आ जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना वो तब्दील हो जाएगा, ठीक। फिर इसकी वजह से हमारे पास जो जितना भी विट्रस ह्यूमर है ना वो खून की तरफ जाना शुरू कर। जब देखो ना ब्लड के अंदर हाइपर ऑस्मोलर होगा तो वो पानी को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। इस वजह से ये कह रहा है ये फिनोमेना हम यूज़ करके ना उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं। लेंस पीछे की तरफ मूव करेगा और एंगल हमारे पास चुप करके खुल जाएगा। देखो ना ये हमारे पास सपोज आई है ना, ये देखो सारी की सारी ये हमारे पास विट्रस ट्यूमर। जब हमारे पास ब्लड के ऊपर हाइपर ऑस्मोलर होगा तो ये अपनी तरफ सारा फ्लूइड खींचेगा, तो लेंस जो आगे की तरफ बल्ज किया हुआ वो पीछे की तरफ सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा। पानी की कमी आँख में होगी तो हमारे पास साथ ही इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिड्यूस होगा। साथ में इसको पेन है तो आपने एनाल्जेसिक लाजमी देनी है, क्योंकि पेन की वजह से उसको हो सकता है ज़्यादा शदीद दर्द, वो और इरीटेट हो। एंटीमेटिक देनी है ताकि वो कैब वगैरह ना करे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर देनी है प्लस अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देनी है, बीटा ब्लॉकर और साथ में वो कह रहा है कि अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। बीटा ब्लॉकर में जब प्रेशर 40 से कम होगा ना फिर आपने उसको पाइलोकार्पेन शुरू करवा देनी है, और साथ में टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब वो कह रहा है कि हमारे पास इसको मिटा देते हैं, जब वो कह रहा है कि प्रेशर हमारे पास 40 से कम होना फिर आपने पाइलोकार्पेन जो है ना वो साथ में चलवा देनी है, और साथ में टॉपिकल जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर लगाने हैं, स्टीराइड देने हैं ताकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन ना हो। तो ये डॉक्टर साहब आपकी इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है, ठीक। नंबर 4 पे हमारे पास अब एक्यूट स्टेज से वो क्रोनिक स्टेज की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। अगर पहले 2-3 बार एक्यूट अटैक हो गया है, आपने जना उसी मरीज़ को ट्रीट किया, लेकिन अब वो फिर दोबारा बार बार आ रहा है, एक हफ्ते में इसका तीसरा चक्कर है जी इसी पेन के साथ, तो पहले मतलब 2-3 मरतबा उसको एक्यूट अटैक हो चुका है। एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होगा, पेन ज़्यादा क्योंकि क्रोनिक है ना तो वो उसके साथ सेंसिटाइज हो जाएगा, तो अब जो इस बार जो एंगल होगा ना वो आहिस्ता 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 क्लोज़ होगा, पेन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली जो है ना वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाएगा। ये हमारे पास जी क्रोनिक स्टेज है। जिस तरह प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा के स्टेज में हमने कहा था ना कि मरीज़ को 30 से 40 साल लग जाती हैं, इसी तरह क्रोनिक भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली 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 बढ़ता जाता है और एंड पे जो है ना वो प्राइमरी क्लोज एंगल जो ग्लूकोमा की तरफ बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इन सिंपल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और ये जो 4th वाली स्टेज है इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो ना। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर एंटीरियर चैम्बर जो है ना वो हमारे पास डीप होता है, साथ में
एंगल यहाँ पे ओपन है ना, तो यहाँ पे प्राइमरी ओपन एंगल है तो यहाँ पे एंगल ओपन होगा, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। जबकि ये क्रोनिक स्टेज जो है ना, ठीक है, यहाँ पे भी हमने कहा कि 30 से 40 साल लग जाते, यहाँ भी हमने कहा कि ऐसे ऐसे 30 से 40 साल लग जाते, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एंटीरियर चैम्बर एंगल जो है ना वो हमारे पास शैलो होगा। एंगल यहाँ पे ओपन था, जब यहाँ पे एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होगा, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्लोज होगा। और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यहाँ पे कभी कम था कभी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे मुसलसल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ये दोनों में फ़र्क है। तो इसकी जो है ना वो हमने क्या करना है, एरोडेक्टमी कर सकते हैं या ट्रेबिकुलेक्टमी कर देंगे, ठीक है। एरोडेक्टमी कर दो, साथ में ट्रेबिकुलेक्टमी कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन का कितना सवेयर है। तो ये दो प्रोसेस कर देंगे तो आपके पास मरीज़ काफ़ी जो है ना वो अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने जो है ना वो फिफ्थ वाला जो है ना वो एब्सोल्यूट के बारे में अब पढ़ना है। मैं बता देता हूँ आपको एब्सोल्यूट के बारे में क्या होता है। तो एब्सोल्यूट के बारे में वो कह रहा है हमारे पास एंड स्टेज ग्लूकोमा है। एब्सोल्यूट वाला हमारे पास एंड स्टेज ग्लूकोमा है। एंड स्टेज ग्लूकोमा यहाँ पे क्या होगा, हार्ड एंड ब्लाइंड आई होगी, हार्ड एंड ब्लाइंड जो है ना वो हमारे पास आई होगी, और 99% जो है ना वो विजन हमारे पास ख़त्म हो चुकी होगी मरीज़ की, ठीक है। नो परसेप्शन ऑफ विजन, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हद से ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेनफुल भी हो सकता है और कभी कभार ये पेनलेस भी होता है। सिलरी कंजेशन और शैलो एंटीरियर चैम्बर होगा, एक तो सिलरी कंजेशन और नंबर सेकंड में शैलो एंटीरियर चैम्बर होगा। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, इनोकुलेशन कर देनी है आई की, मतलब आई को ही निकाल देना, उस आई को पकड़ के बाहर निकाल के साइड पे मारो, से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और कोई हाल नहीं है इसका, क्योंकि 99% नज़र चली गई है, उस आँख को रखने का फ़ायदा नहीं है आप, बल्कि वो उल्टा नुकसान करेगी, ठीक है। तो साथ में आपने ना एंटी ग्लूकोमिक उसको लाजमी देनी ताकि दूसरी आँख बच जाए। एंड एक तो इनोकुलेशन कर देनी, साथ में एंटी ग्लूकोमिक दे देनी है ताकि डिक्रीज़ हो एक्वस प्रोडक्शन की, और एंड पे जो है ना वो अपनी आँख उसको निकाल, पहले प्रेशर रिड्यूस करना है फिर आँख निकालनी है, ये ना हो कि हर चीज़ से हो जाए वहाँ से, ठीक है। ये था हमारे पास प्राइमरी के बारे में मोटी मोटी बातें। अब हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में।